पहली क्लासेज। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जितने भी केस है हमारे पास में, जैसे कि ईएमएफ कंपैरिजन करना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये सारे आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग वगैरह सब। जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा उसमें हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये दोनों डिवाइसेज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की और आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। ओके, सो आई एम प्रदीप कुमावत, IITN, और आप देख रहे हैं पहले क्लासेज पे अपने 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बेटा एक वुड की लकड़ी टाइप से होती है। वुड इतना बड़ा बेटा रहता है, एक बॉक्स टाइप से आप समझिए, एक ऐसी प्लाई टाइप से, उसके ऊपर बहुत सारे वायर्स ऐसे लिपटे हुए होते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत सारे वायर्स लिपटे होते हैं उस पे, और उसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 6 से 8 मीटर, 6 से 10 मीटर जनरली रह जाती है। जनरली इस रेंज में वेरी करती है लेंथ वगैरह। तो इतना बड़ा बड़ा वायर्स होता है जनरली, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कनेक्शंस वगैरह करने का सर्किट वगैरह होता है। तो यहाँ पे आइए पहले समझते हैं हम इसको बनाते कैसे है। सिंबल बेटा इसका कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको दिखाते हैं हम सर्किट, ठीक है। तो देखे बच्चों सभी, सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक मेन बैटरी रहती है। आप भी बनाना सीखेंगे इसे, कि जैसे मैं बना रहा हूं। इस बैटरी को क्या किया जाता है, एक की से कनेक्ट कर दिया जाता है। मान लो के नाम से की है ये, और साइड में बेटा एक रियोस्टेट यूज किया जाता है, जो ऑब्वियस सी बात है आपका करंट रेजिस्टेंस वगैरह कवर करने के काम में आता है। तो ऐसा सर्किट हमारा एक रहेगा। यहाँ पे आपका जो वायर होता है बेटा 6 से 8 मीटर का। अब 6 से 8 मीटर के वायर को यहाँ पे तो अलग से दिखा नहीं सकते, तो हम केवल एक लाइन से दिखाते हैं उसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है दिस इज द वायर, ये आपका वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये वायर हो गया आपका। अब क्या करते हो बेटा, ये तो इस जो पाथ ये बनाया हमने अभी तक, इसको बैटरी भी बोल देते हैं, बैटरी, ठीक है। और जिसकी पोटेंशियल कैपेसिटी कुछ है, लेट्स से, है ना, थोड़ा हाई लेवल, हाई पोटेंशियल कैपेसिटी रहता है इसका, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या रहता है कि यहाँ पे हम एक सेकेंडरी पाथ बनाते हैं जिसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं जिसका EMF हमें मेजर करना है। और यहाँ से क्या रहेगा, हमारे पास में एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जॉक की अटैच रहती है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में गैल्वेनोमीटर टाइप से रहता है और इससे अटैच रहती है हमारे पास में जॉक की जो रहती है। तो ये इस तरह का एक सर्किट बनता है। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं E के बराबर है, ठीक है। EMF E है इसका। तो ये आपका सर्किट रहेगा सारा, और इस तरह से सारा डिजाइन होता है। ये RH हो गया, रेजिस्टेंस की हो गई, और ये एक सर्किट बन गया। ये जो रहता है बेटा अंदर जो ऊपर वाला सर्किट है, इसे बोला जाता है प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट या फर्स्ट सर्किट, ठीक है बेटा। और ये जो रहता है लोअर पे, इसको बोला जाता है सेकेंडरी। तो इस तरह से सारा काम होता है हमारा, ठीक है बच्चा। तो ये सारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट हो गया। अब आप देखते हैं कि प्राइमरी सर्किट जो है ये हमेशा सेम रहेगा। प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम रहेगा। ये क्या होता है बेटा, हमारा वायर होता है, तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर का वायर रहता है। तो ये इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन है एक तरह से। आपको समझ आया सब बच्चों को? चलिए अब सबसे पहले देखते हैं सर पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है। तो बच्चा सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये एक डिवाइस है which is used to measure EMF और करेक्टली, जो कि बेटा बैटरी या सेल का EMF करेक्टली मेजर करने में सबसे स्पेसिफिक यूज है इसका। तो EMF को करेक्ट मेजर करती है। ये क्यों करती है, अभी इसकी वर्किंग देखेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे इस बात को, ठीक है बच्चे। तो देखो, यूज टू मेजर EMF करेक्टली, तो ऐसी डिवाइस मेनली EMF को मेजर करने के मेनली काम आती है, उसको बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। दूसरी बात बेटा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम बोलते हैं, ध्यान से समझना। आप सबको पता है बेटा V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और R जो होता है वो होता है बेटा, सब बच्चों को पता होगा, R होता है रो L बाई A। तो यदि एरिया यूनिफॉर्म है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म एरिया वायर, तो बेटा वायर यूनिफॉर्म में लिया जाता है। फॉर यूनिफॉर्म एरिया वायर
R is directly proportional to L and this implies V is directly proportional to L। तो हमारा प्रिंसिपल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वायर के अक्रॉस वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज proportional to length of wire। ठीक है बच्चा, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये सारी बात आपको पता चल गई। और ये कब होगा, कंडीशन है साथ में, कंडीशन क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एरिया वायर, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके लिए ये बात होगी। तो पहली बात, क्या प्रिंसिपल समझ आया सब बच्चों को? क्या प्रिंसिपल हुआ कि बेटा वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। जैसे कि ये पेन है, यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूं मैं, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इतनी दूर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका रेजिस्टेंस बेटा लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इतना वायर ले लूं तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। चलो जी, अच्छी बात है, आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। अब देखो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बता दिया बेटा 6 to 10 मीटर लॉन्ग वायर रहता है, 6 to 10 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, जो कहां पे रहता है बेटा, फिक्स्ड ऑन वुड बोर्ड, फिक्स्ड रहता है ऑन वुड बोर्ड। ठीक है, वायर जनरली कैसा होता है, तो बेटा वायर जनरली होता है ऐसा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो हो। ठीक है, वायर टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप सबको पता होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट डिसाइड करता है बेटा कोई कितना जल्दी हीट हो जाएगा, है ना। ये सारा इफेक्ट हम टेम्परेचर का पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो आप एक बार रेफर कर सकते हैं और समझने के लिए। वायर टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी लो। तो बेटा लो होता है, तो जनरली कौन यूज होते हैं इसमें, हम बोले तो बेटा कॉपर या फिर अलॉय यूज होता है। मैंने आपको उसमें भी बताया था मैंगनीन का, तो ये थोड़ा फेमस अलॉय है जो इसमें यूज होता है जनरली इन सर्किट्स में। तो कॉपर यूज कर लेते हैं, मैंगनीन का अलॉय यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। प्रेफरेबल मैंगनीन अलॉय रहता है, कॉपर भी करते हैं तो काम चल जाता है अपना। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्शन की पहली तो बात होगी। 6 से 8 मीटर का वायर ऐसे लिपटा हुआ रहता है। बाकी क्या करेंगे बेटा, एक प्राइमरी सर्किट बनाते हैं जैसा हमने डायग्राम में दिया है। ठीक है, तो इसको पूरे सेटअप को कनेक्ट करते हैं विथ हेल्प ऑफ बैटरी की एंड रियोस्टेट। रियोस्टेट प्राइमरी सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड, प्राइमरी सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने बेटा। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूंगा वर्किंग को। ठीक है, थोड़ी देर में लिख लेंगे। अभी तो हमने पहले पॉइंट्स बताने के लिए लिख लिया था वो। तो प्राइमरी से एक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस तरह से। इस वायर को बेटा मैं नाम दे देता हूं AB। ठीक है, नाउ अब क्या किया जाता है, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल वी कनेक्ट पॉजिटिव बेटा इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल विद ए। यहां पे सर्किट में बेटा ए से कनेक्ट करेंगे, एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल क्या रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विद गैल्वेनोमीटर एंड ए जॉकी। तो बेटा जॉकी रहती है जिसे स्लाइड कर सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ए जॉकी विच कैन स्लाइड ओवर। कहां पे स्लाइड कर सकती है बेटा, वो स्लाइड कर सकती है हमारे AB वायर पे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात कि जो जॉकी रहेगी बेटा वो स्लाइड किस पे कर सकती है, AB वायर पे वो स्लाइड कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जॉकी को हम इस पे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, वायर एबी पे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हमारे पास हो गया। अब देखो बेटा वर्किंग क्या आती है इस पे, ठीक है। तो वर्किंग की पहले बात कर ले, देन फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो आपको ये सब कुछ बताना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होगी, ठीक है। तो वर्किंग में हम क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान से समझना सभी बच्चे, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में तो नहीं लिखेंगे हम इसके पॉइंट्स, बट आपको समझाएंगे बहुत डिटेल में। तो क्या होगा बच्चों, वर्किंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि के को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने कि के इज ऑन, और उसको ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा वायर से, ठीक है। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन वायर। तो अब करंट फ्लो होगा वायर से। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास में जो जॉकी है इसको हम इस वायर पे डिफरेंट पोजीशंस पे टच करके देखते हैं। होगा क्या, समझो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं यहाँ पे बच्चों। आपको याद होगा जब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा था, तो रिमेंबर करो आप सभी बच्चे, यदि दो सेल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये E1 है, ये E2 है, तो करंट कैसे बहेगा बताओ। सीधी सी बात है, E1 बहुत बड़ा होगा, मैं हम मानते बैटरी का पोटेंशियल बेटा बहुत लार्ज है ना, तो E1 बड़ा है तो ये करंट ऐसे बहाना चाहेगा और ये करंट ऐसे बहाना चाहेगा, बट जीतेगा कौन, जो बड़ा है। आ रहा है समझ में, जो बड़ा वाला है वो जीतता है। तो ये समझो कि ये बड़ी वैल्यू थी तो ये जीतने वाला है एक्चुअल में, तो करंट जैसे मान लो इस तरह से जाएगा, तो ये जो जीतेगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। तो अब समझते हैं हम इस बात को। तो बेटा क्या होगा, ये करंट तो फ्लो करवा रहा है, बस इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ पे डिपेंडेंट होगा। एंड यहां से हम देखें तो इसको बेटा बोल दिया जाता है, आप ध्यान देंगे तो V इक्वल टू XL, जहां पे x क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। x को हम बोलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे, x को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। x को क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि क्या है, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है, आप ऐसा समझ सकते हैं। सो अभी बात करेंगे इस पे भी, टेंशन ना करें। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। अब क्या होगा बेटा कि मान लो आपने पहले इस जॉकी के पॉइंट को यहां से इस तरह से लेके यहां पे P1 पॉइंट पे टच किया। कहां पे टच किया, P1 पॉइंट पे जॉकी को टच किया, तो मान लो डिफ्लेक्शन आया इस तरफ, ठीक है। मान लेते हैं बच्चे की डिफ्लेक्शन इस तरफ आया, तो फिर आपने क्या किया, इसको स्लाइड किया इस पे, और मान लो कि ये बेटा ये डैश 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 टाइप से हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहां पे किया तो डिफ्लेक्शन आया इस तरफ, और लेटेस्ट है कि ये कोई पॉइंट था P2। तो आपको एक बात पता चल गई कि बेटा जब P1 पे टच किया तो ये बैटरी डोमिनेटिंग थी, और जब P2 पे टच किया तो ये बैटरी डोमिनेटिंग हो गई, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? जब यहां टच कर रहा था तो बैटरी डोमिनेटिंग थी ये, तो करंट इसके अकॉर्डिंग था, इसलिए डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आया, और जब आगे मूव किया तो बैटरी का डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आया गैल्वेनोमीटर का। तो हमें पता चल गया कि कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और इसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। तो पहले समझे वर्किंग में हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। सो वर्किंग में हम लिखते हैं ऑन टचिंग, ठीक है, जो कि एट कहां पे टच किया, P1, डिफ्लेक्शन इज इन वन डायरेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन किसी डायरेक्शन में था, लेट्स से वन ऑफ द डायरेक्शन में था, बट उसके बाद क्या किया हमने, नाउ स्लाइड जॉकी ऑन AB till we get deflection in other direction, वैसे तो बेटा फिक्स सा होता है ये, है ना, ऐसा कोई नहीं है डिफ्लेक्शन, बट वो कनेक्शन पे करंट का फ्लो सब पे डिपेंड करता है, आपने बैटरी कैसे लगाई, इसलिए मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं लिख रहा। आपको क्या चेक करना है कि पहले किसी पॉइंट पे रखा तो मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे आया, अब इस पे आप स्लाइड करो और देखो कहां पे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ठीक है।
नाउ स्लाइड ज्योति ऑन ए बी टिल वी गेट डिफ्लेक्शन इन अदर डायरेक्शन। अब यहां से क्या पता चला, ठीक है, P1 स्लाइड ज्योति ऑन वाई टिल वी गेट डिफ्लेक्शन इन अदर डायरेक्शन 8.P2। तो यहां से एक बात हमें पता चल गई कि P1 और P2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, ध्यान से देखना सभी बच्चे, कि एक पॉइंट P1 और P2 के बीच में ऐसा होगा, देयर इज ए पॉइंट बिटवीन P1 एंड P2 वेयर डिफ्लेक्शन इज 0, वेयर डिफ्लेक्शन इज 0, मतलब डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो वो पॉइंट कैसा है यहाँ पे, हम उसको मान लेते हैं बेटा P। तो वो पॉइंट कैसा है यहाँ पे, एक P पॉइंट। तो समझे कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले आपने क्या किया बेटा कि ज्योति को किसी पॉइंट पे रखा और आपने देखा डिफ्लेक्शन किसी एक डायरेक्शन में आया, फिर आप ज्योति को मूव करिए और देखिए कहा दूसरी डायरेक्शन में आया। जैसे ही दूसरी डायरेक्शन के पॉइंट्स पता चल गए तो ये कंफर्म हो गया कि बीच में कहीं पॉइंट आएगा जहां पे 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां से बेटा ऐसे हुआ तो कहीं तो 0 हुआ होगा ना बीच में। तो वो पॉइंट मान लेते हैं हम P है और इसकी लेंथ मान लेते हैं P पॉइंट की यहां से कितना दूर है, L लेंथ के बराबर दूर है यहां से, ठीक है। सो L के बराबर दूर है ये, तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आएगा वो भी निकाला जा सकता है। कितना आएगा देखो, मान लो कि इसका पोटेंशियल है V बैटरी का, ठीक है। तो इसकी वायर की लेंथ जो रहेगी हमारे पास में टोटल, उसके अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इनिशियली बेटा केवल इसको नहीं कनेक्ट कर रखा था, केवल इसमें करंट फ्लो करवाया, दोनों तरफ पोटेंशियल मेजर किया और हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा x इक्वल टू वो हो जाएगा V अपॉन L, और L क्या है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो ये हो जाता है हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो यहाँ पे V बैटरी का बेटा और ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उस पे पूरी लेंथ के अक्रॉस। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल मिल गया। अब मैं आपसे पूछूं x लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा। अब समझो बेटा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से था और इसकी वजह से था, वो दोनों क्या हो गए, बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो E होगा, E विल बी इक्वल टू XL। मेरी बात समझे ध्यान से, क्या हुआ कि इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जब इस पूरे में सर्किट में करंट 0 हो गए यहाँ पे, तो कंफर्म बात थी कि ये और ये पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अच्छा याद करो, जब 0 पोटेंशियल 0 करंट फ्लो करता है बैटरी से, तो क्या उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। ये सारा आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। तो जैसे ही 0 पोटेंशियल आया, आपको क्या पता चल गया कि हाँ अब के करंट फ्लो नहीं कर रहा है इससे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E इक्वल टू V के बराबर ही होगा। और हमें पता है कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, यदि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे पोटेंशियल लिख दिया। तो पोटेंशियल लिख दिया बेटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, लेट से V/L मल्टीप्लाई बाई L। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, EMF फाइंड कर सकते हो किसी भी सेल का। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, वर्किंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग में बच्चे क्या बेटा बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझे। बच्चा क्या हुआ कि ये प्राइमरी सर्किट आप समझ आए, सेकेंडरी आया। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी सर्किट कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करके पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, K is on, current starts flowing in wire and we calculated, तो ये और ऐड कर लो बेटा, calculated potential gradient, potential gradient, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया जो ये आया, ठीक है। अब देखो ऑन टचिंग, जो कि एक कोई पॉइंट P1 पे टच किया तो हमने देखा डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको स्लाइड किया जो कि को इस पे, और देखा तब तक स्लाइड किया जब तक डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ना हो जाए। बेटा एक्चुअली स्लाइड करने का मतलब होता है पॉइंट्स को उठा के रखते हो, ऐसा नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप इससे नहीं ले जाते उससे, मतलब टच रखते हुए आप टच करते हो, फिर उठा लेते हो, फिर टच करते हो, तो ऐसे ढूंढते हो आपकी किस पॉइंट पे डायरेक्शन बदल गई। तो मान लेते हैं P2 पे डायरेक्शन बदल गई, तो एक बात कंफर्म हो गई कि इस तरफ से होते 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 इस तरफ गया है, तो पक्का बीच में कहीं पे क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। तो अब आपका बेटा रीजन स्पेसिफिक हो गया कि आपको 0 जो ढूंढना है। पहले तो क्या था, 6 से 8 मीटर के वायर पे ढूंढना था,
अब आपको केवल उतने दो पॉइंट्स के बीच में जीरो ढूंढना है, तो आप दो पॉइंट्स के बीच में जीरो ढूंढना शुरू करते हो। जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो मिला आप बोल देते हो उसकी लेंथ। अच्छा मीटर, इस पे बेटा पोटेंशियोमीटर पे लेंथ मेजर का लगा होता है स्केल, तो उसकी हेल्प से आप एल मेजर कर लेते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप मेजर कर ही चुके हैं और यहां से हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ईएमएफ आ जाता है। अच्छा ईएमएफ क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा इस वाले में, तो करंट फ्लो नहीं होता तो टर्मिनल वोल्टेज का ईएमएफ के बराबर ही होता है, बिल्कुल होता है। यही तो डेफिनेशन थी ईएमएफ की। तो इस तरह से बेटा इस डिवाइस की हेल्प से हम टू मेजर ईएमएफ करेक्टली विदाउट एरर वी कैन मेजर द ईएमएफ। क्या इतना समझ आया नहीं आया बच्चों, ये बता दो बस मुझे। इस डिवाइस की हेल्प से हम विदाउट एरर ईएमएफ को करेक्टली मेजर कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। आगे बढ़े कहानी को। अब बेटा ये काफी कुछ फिलअप हो गया है यहाँ पे एक कंसेप्ट और बस आप ध्यान में रख लेंगे, जो होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सेंसिटिविटी से रिलेटेड ही था। आप कहते थे मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं यहां से, देन फिर हम देख लेते हैं कि सेंसिटिविटी क्या है। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं। इसका प्रिंसिपल जो था बेटा आप सबने आई होप लिख लिया होगा, बीच में आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो उसको, और लिखना चाहिए आपको वैसे तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम मेनली यही लिखते हैं। एक पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि क्यों ज्यादा देर तक ये ऑन नहीं रखना चाहिए, तो बेटा वायर में थोड़ा बहुत गर्म होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली, ठीक है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा जी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा क्या आ जाता है, ई के बराबर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सेंसिटिविटी को मैं एस लिखता हूं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, सॉरी ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और x की वैल्यू क्या है, v/l। तो क्या मैं बोल सकता हूँ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो हम देखते हैं, कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज करके। हेंस सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन, बेटा ये एरो, अब एरो क्या बता रहा है, इंक्रीज, बाय इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। अब बेटा इसके भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करने का मतलब 50 मीटर का ले लो ना, फिर तो पॉइंट ही कहां ढूंढोगे। तो एक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके पाया गया है कि 6 से 10 मीटर का होता है, तो दोनों चीजें थोड़ा साथ साथ बैठ जाती है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने पूरा डिटेल में बेटा पूरा प्रैक्टिकल लेवल पे आपको एक मैंने कवर करवाया है, क्या क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकल पर्पज पे, और इसके कैसे हम देखते हैं कि क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और कैसे फिर ईएमएफ फाइंड करते हैं। सो एवरीथिंग मैंने आपको सिखा दी है यहाँ पे। अब इसकी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, तो 1 by 1 करके हम उन एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए बच्चों, अब हम पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशंस है वो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो एप्लीकेशंस में बात करूं तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो बेटा ईएमएफ का कंपैरिजन करना होता है। अब आपको मैंने सिखाया एक पॉइंट, क्या सिखाया बच्चों, कि प्राइमरी सर्किट तो हमेशा सेम होगा। आप ये प्राइमरी सर्किट बनाना सीख लो, ये हमेशा सेम होगा। तो फिर हम सेकेंडरी सर्किट कैसे बनाए, तो इस तरह से आप सेकेंडरी सर्किट बनाओगे इस बार। तो बेटा एक बार के लिए मैं इसको मिटाता हूं, आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप भी सीखें कि सर एक्चुअल में कैसे बनाना है। तो ये प्राइमरी सर्किट तो एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्राइमरी सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा पहले रहता है वैसा ही रहेगा। अब देखो सेकेंडरी सर्किट कैसे बनाए। तो सेकेंडरी सर्किट में अब के बार हम क्या करते हैं बेटा, हमें दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, एक सेल को ऐसे लगाया, अगेन इससे वही बेटा, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर और जॉकी वगैरह अटैच कर दी, गुड। और दूसरा इवन इसकी बजाय हम ऐसा काम करते हैं, सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि हमने दो ये ले लिए, ठीक है,
और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, की लगा लेते हैं, ये K1 ये K2 और ये दोनों से कॉमन पॉइंट से हम फिर एक ले लेते हैं, जो कि ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेटर वे। ये ऑब्वियसली एक गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या आपको समझ आया बेटा वे क्या है हमारा? तो हमने इस तरह से कुछ किया। अब समझो होगा क्या, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, सो ये E1 ये E2 मान लिया। अब समझेंगे बच्चों, देखो कैसे करेंगे। प्राइमरी सर्किट वही है, सेकेंडरी सर्किट आपको समझ में आया, E1 E2 K1 K2 और ये यूज कर लिया हमने। अब जो प्रोसेस सेम है वो हम रिपीट नहीं करेंगे, आपको पहले हम समझा चुके कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं। E1 को मेजर करना होगा तो क्या करेंगे समझो। तो मैं इसकी डायरेक्ट बेटा वर्किंग बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन और सब देख चुके हैं पहले। बस यहाँ के कंस्ट्रक्शन में आपको ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, कि सेकेंडरी सर्किट कैसे बनाया। तो वर्किंग में हम पहले क्या करते हैं, अगेन फाइंड करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा निकाल लेते हैं हम। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जब निकाल लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, फटाफट से बताएं जल्दी से। तो मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो x आ जाएगा V/L लेटेस्ट से। ठीक है बच्चा, तो L क्या है, जिस लेंथ पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप की बात करूं मैं, कि K1 इज क्लोज्ड and we calculated EMF of cell 1 यूज, और क्या यूज किया, सेम प्रोसीजर। ठीक है बेटा, CMF ऑफ सेल 1, और हमें पता चला द बैलेंस लेंथ। बेटा जहां पे वो जीरो होता है उसको बोलते हैं बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ कहां हो जाएगी, किसको बैलेंस लेंथ बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नल हो जाए, डिफ्लेक्शन क्या हो जाए बेटा, नल, तो उसको हम बैलेंस लेंथ बोलते हैं। ठीक है, सो द बैलेंस लेंथ कम्स एट L1। तो बैलेंस लेंथ कितनी लेंथ पे आई, L1 पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट E1 इक्वल टू XL1। पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से लिख लेते हैं। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, सिमिलरली नाउ क्लोज K2 एंड ओपन K1। तो हमने K1 को ओपन कर दिया। अच्छा, इस केस में जब K1 क्लोज थी तो K2 ओपन थी, है ना। ओपन का मतलब बेटा इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, समझ आ रहा है बेटा। K1 को क्लोज कर देंगे तो करंट, अब ये सर्किट आ जाएगा और ये हट जाएगा। जब इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया तो बेटा ये वाला सर्किट जुड़ जाएगा, और जब ये ओपन थी तो ये वाला सर्किट जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहां से सिमिलरली बेटा इसको हम कर देंगे। एंड नल पॉइंट इज फाउंड एट L2 लेंथ पे नल पॉइंट आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू XL2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 and 2। जैसे ही दोनों को डिवाइड किया बच्चों, वैल्यू आ गई E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1/L2। तो देखो हमने दोनों का कंपैरिजन कर लिया। तो अब सिंपल पता चल रहा है आपको कि यदि L1 ज्यादा होगा, इफ L1 greater than L2, this implies E1 greater than E2। साफ सी बात है ना भाई, यदि L1 greater than L2 है तो E1 greater than E2 होगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप बच्चों के लिए कि प्राइमरी सर्किट सेम रहेगा, सेकेंडरी सर्किट में आपने 2 सेल ले लिए, दोनों को इस तरह ज्वाइन किया एक पॉइंट से ही, एक तरह से उनके शुरू के पॉइंट, और एक ट्यूब ले ली 2 बेटा एक्स्ट्रा, और जोकी वगैरह को स्लाइड करके सेम प्रोसेस से मेजर करेंगे। पहले E1 मेजर कर लिया, K1 को बंद करके इसको ओपन रखे, फिर E2 मेजर कर लिया और दोनों से बेटा डिवाइड करके निकाल दिया। आपके क्या काम का है, आपके ये फॉर्मूला काम का है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो जैसे मैं डायरेक्टली आपसे बोल दूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो बच्चा आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। कैसे, मान लो E1 और E2 का वैल्यू में से आपको कोई एक वैल्यू दे देगा, बोलेगा ठीक है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर
EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, ठीक है, इज obtained as 5 volt and balanced length is 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ दे दिया, मान लो, मर्जी है, दे सकता है कुछ भी। एंड फिर बोल देता है यूजिंग सेम पोटेंशियोमीटर, ठीक है, for other cell balanced length is at 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर बोल देगा फाइंड EMF ऑफ दिस सेल, फाइंड EMF ऑफ दिस। तो बेटा क्या करोगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन ना करो, मैं आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो यहां से देखो तो हम कैसे कर लेंगे बेटा, 5 डिवाइड बाई ई जो फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 60। तो देखो 4 2 2 3, तो कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। तो इस तरह के तो बेसिक सवाल आते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स सवाल भी आते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं बेटा इस पे। वो सारे क्वेश्चंस एक बार ये डिवाइसेज हम खत्म कर ले, उसके बाद वी विल डील विद इट। तो सब क्वेश्चंस हम करेंगे कब, जब ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से वो वाला पोर्शन डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इवन अपने सिलेबस का पार्ट भी है ये, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अब इसकी एक और एप्लीकेशन हम देखेंगे जिसे हम बोलते हैं फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का वे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी वो है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो, मैं फिर से डायग्राम आपके सामने ही बना रहा हूं कि कैसे हम डायग्राम बनाएंगे इसका। और ध्यान रखना है, अगेन प्राइमरी सर्किट सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है हमारा, केवल क्या बदलता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग सेकेंडरी सर्किट। तो आपको क्या करना है, वही बात बेटा, ये तो सब कुछ सेम रहेगा। और पहली बात तो हमेशा सेम, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, जिस भी सेल का आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आप क्या करते हो, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हो। एक रेजिस्टेंस बॉक्स उसके पैरेलल में आ जाता है बेटा इस तरह से। मतलब ध्यान दो, तो इस सर्किट के तो सीरीज में ही है वो, है ना, क्योंकि ये पूरा सर्किट आपको पता होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि मान लो मैं ऐसा सर्किट बनाऊं, ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये आउटर रेजिस्टेंस है। तो क्या ये दोनों पैरेलल में ही होते हैं, सॉरी सीरीज में ही होते हैं, सीरीज में ही होते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, सब देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सर्किट एक तरह का अपना इंडिपेंडेंट टाइप से चलता है, ठीक है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पे की जॉइंड है, ठीक है। और इस तरह से आके हमारे पास में यहां से कनेक्ट होके एक वही अपना क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर टाइप से रहेगा, और ये ज्योति टाइप से रहेगी स्लाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा सर्किट है हमारे पास में, K1 नाम दे देते इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा जी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो क्या सर्किट आपको समझ आ गया कि हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, ये E वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो बेटा, यहाँ दिखाया नहीं है बट लेटेस्ट है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। और ये कंप्लीट हमारा सर्किट बन गया। सबसे पहला काम तो वही होगा, फर्स्ट काम क्या होगा, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, x, जो कि हो जाएगा लेट से V/L। तो x हमें तो फाइंड करना है, ठीक है। सो x हम निकाल लेंगे। दूसरा काम क्या होगा बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब K2 ऑफ रहेगी, K1 क्या रहेगी, ऑफ रहेगी बेटा, ओपन रहेगी, तो K1 ऑफ रहेगी, कीप K1 ऑफ। तो K1 को हमने बंद नहीं किया, तो K1 बंद नहीं किया तो यहां से कोई कनेक्शन नहीं रहा इस ब्रांच का। तब हम क्या करेंगे, मेजर EMF E ऑफ द सेल। एंड अब ये मेजर कैसे करते हैं आपको सिखाया हुआ है, मेजर EMF E ऑफ सेल, ठीक है बच्चा। कैसे मेजर करोगे, वही बात, आप यहां रखोगे, डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आया, फिर उसको स्लाइड करोगे, डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में आया, तो कहीं बीच में इसका नल पॉइंट मिलेगा और उससे EMF मिलेगा। EMF E ऑफ सेल लेट
बैलेंस लेंथ इज L1। हमने मान लिया कि जहां ये बैलेंस होता है वो कहां होता है, L1 लेंथ पे, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू XL1। ये पहला पॉइंट हो गया। आई मेरी बात समझ में कि E इक्वल टू जो आ जाएगा वो XL1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, नाउ क्लोज K1। अब K1 को क्लोज कर दिया तो बेटा ये पाथ आ जाएगा इसमें, तो ये रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो अब के बार आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होगा वो होगा E माइनस आई आर। मैं आपको एक सर्किट बना के सिखा देता हूं बेटा, देखो ध्यान से कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा है R का और ये छोटा R है, ये E है। तो आप सबको पता है बेटा कि यहाँ से जो ड्रॉप होता है, मान लो 0 मान लिया, 0 मान लिया, V मान लिया, तो ये जो ड्रॉप होता है V, दिस V कैन बी रिटन एज E माइनस आई आर। बेटा ये पहले ही हम बैटरी के लिए कर चुके हैं, तो E माइनस आई आर, तो इस V को लिख सकता हूं मैं क्या, E माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि अब करंट फ्लो कर रहा है, अब के बाद करंट I फ्लो करने लगेगा इसमें, तो करंट I फ्लो करेगा तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर। और यहां से देखो इस वाले से, इस ब्रांच से मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू आई आर, या फिर करंट को लिख सकता हूं V बाई आर। अब ये सारे कंसेप्ट हम यूज करेंगे, दोनों कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। इस ब्रांच की हेल्प से I कैन बी रिटन एज V बाई आर, और इस ब्रांच की हेल्प से V कैन बी रिटन एज E माइनस आई आर। तो चलिए शुरू करें कहानी को। चलो बच्चा, तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो V के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ क्लोज के K1 एंड लेट करंट I फ्लो फ्रॉम सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट से करंट I फ्लो हो रहा है लेट्स से। ठीक है, तो अब के बार बेटा जब ये 0 पे मेजर करेगा तो वो किसको मेजर करेगा, V को मेजर करेगा, क्योंकि इससे करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो अब के बाद 0 जो आएगा वो V पे आएगा। नाउ बैलेंस्ड लेंथ मेजर्स पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो बैलेंस लेंथ अब किसको मेजर करेगी, V पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी। तो हम क्या बोल देंगे बेटा, दिस इंप्लाइज, और बैलेंस लेंथ मान लो आती है L2 पे, बैलेंस लेंथ है L2। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू XL2। तो ये आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, x को हटाना है तो डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2। तो जैसे ही बच्चों आपने डिवाइड किया, आप देख सकते हो E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। बट हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें फाइंड करना है ये छोटू r। तो छोटा r कैसे निकालें बताए बच्चे, तो क्या V को मैं लिख सकता हूं E माइनस आई आर। सोच के देखो, V को लिख सकते हैं ना E माइनस आई आर, या देखो दूसरा तरीके से करते हैं इसको, डिवीजन की जगह बेटा हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। हम क्या लिख सकते हैं, इस V को देखो मॉडिफाई करते हैं, इस V को मैं लिख सकता हूं E माइनस आई आर, दैट इज इक्वल टू XL2। ठीक है, और इस I को लिख सकता हूं V डिवाइड बाई R। तो क्या कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझे, E माइनस V डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई R इक्वल टू XL2। ठीक है, अब हमें R चाहिए। ठीक है, ये R कहां से पता चला बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है। मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस किसी भी इंस्टेंट पे कितना है, R। तो यहां से ये वैल्यू आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो देखो बच्चा क्या आ जाएगा सभी बच्चे, तो यहां से देख लेंगे हम, तो E माइनस XL2 इक्वल टू V बाई R मल्टीप्लाई बाई R। तो यहां से सबकी वैल्यू रख देंगे इनकी, तो R की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू यहां से रखो, सो XL1 माइनस XL2 डिवाइड बाई XL2 मल्टीप्लाई बाई R। मैंने V की वैल्यू वापस से रख दी बेटा XL2, तो यहां से देखो X से X का हैप्पी बर्थडे हो गया पूरे जहां से, तो R का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, R कम्स आउट टू बी L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 मल्टीप्लाई बाई R। तो देखो सब कुछ पता है आपको। अब क्वेश्चन आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कि आपको बोल देगा कि सेल को बिना रेजिस्टेंस कनेक्टेड उसका बैलेंस होता है L1 पे, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो बैलेंस होता है L2 पे, तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस तरह हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर से रिपीट करते हैं,
सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, टी को ऑफ रखा इसको और ई मेजर कर लिया, L1 पे आया। फिर आपने क्या किया कि टी को ऑन कर दिया तो उससे करंट फ्लो हुआ, ये कंसेप्ट लगेगा। करंट फ्लो होने की वजह से आपको पता चल गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा और वो होता है E माइनस आई आर। और V को एक और तरीके से लिख सकते हैं V आई आर, इसकी हेल्प से। तो ये दोनों कंसेप्ट हमने यूज करने हैं यहाँ। V इक्वल टू XL2 आ गया बच्चा, यहां से V को हमने E माइनस आई आर लिख दिया और यहाँ की हेल्प से हमने R फाइंड कर लिया। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सारे काम कर पाएंगे। तो आई होप आपको पोटेंशियोमीटर समझ आया होगा एक्चुअल में क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, प्राइमरी सर्किट क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट क्या होता है। हम कुछ भी करें, सिंपल ईएमएफ मेजर करना बहुत आसान है, कंपैरिजन करना है ईएमएफ का तो कैसे करोगे सर, सेकेंडरी सर्किट को चेंज करेंगे, 2 सेल लगाएंगे और की का यूज कर लेंगे बीच में। अच्छा सर चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करोगे सर, प्राइमरी सर्किट को कुछ चेंज नहीं करेंगे, सेकेंडरी सर्किट को चेंज करेंगे और उससे फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा देखो, जनरली क्या होता है आप केवल एक बार के लिए नहीं करते हो, आप क्या करते हो फिर इस रियो स्टेट को चेंज करते हो। इस रियो स्टेट को चेंज करके आप एक्चुअल में यहां से फ्लो होने वाले करंट को चेंज कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर देते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं बेटा, रियो स्टेट को चेंज किया तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लेंथ भी बदल जाएगी। तो आप एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो 5 बार ये ऑब्जर्वेशंस रिपीट करते हो, एक टेबल बनाते हैं आप बच्चों, उस टेबल को बना के फिर इन सबका एवरेज आप निकालते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रोसेस होता है, मतलब इसी प्रोसेस को आप 4-5 बार रिपीट करते हो रियो स्टेट को चेंज कर करके। आपको समझ आ गई सारी बात। तो आई थिंक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने जो आपको सारा बताया कंप्लीट प्रैक्टिकल और आपके बोर्ड में भी कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। तो मेनली बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर रखे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।